हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और आज के लेक्चर में कार्बनिक रसायन का जो हमारा अमीन चैप्टर है उस पे हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के मैंने आपको बोला था कि ये हमारा बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। ज्यादा इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ना, सिर्फ दो मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। पहला आपके अमीन थे, जिनका हम वर्गीकरण, नाम पद्धति, उनके भौतिक गुण, बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा लेक्चर 4 तक कर चुके हैं। चैप्टर का जो दूसरा हाफ पार्ट था वो था डायazonium सॉल्ट्स के बारे में, जिसको हम डायazonium लवण कहते हैं। और डायazonium लवण में हमने क्या देखा? डायazonium लवण में हमने उसको बनाने की विधि देखी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, डायazonium लवण का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, बनाने की विधि देखी, उसके भौतिक गुण की बात की, और रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने कंप्लीट नहीं किया था, बट हमने उसको पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था। रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और मैंने बोला था आपको कि डायazonium लवण की अभिक्रियाओं को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके नाइट्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित करेंगे, और दूसरा जिसमें आपका डायजो ग्रुप है उसको हम सुरक्षित रखेंगे, उसका रिटेंशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो अभिक्रियाएं बताई थी कि कैसे हम किसी भी हैलाइड या साइनाइड को प्रतिस्थापित करेंगे, या फिर हम कैसे किसी आयोडाइड को प्रतिस्थापित करेंगे। तो वो दो रिएक्शंस थी, और मैंने आपको बोला कि इस लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं में टोटल कितनी रिएक्शंस की बात करेंगे? डायazonium लवण की 6 अभिक्रियाओं की बात करेंगे। कितनी अभिक्रियाओं पे चर्चा करेंगे? टोटल 6 अभिक्रियाओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बाकी की बची हुई 4 अभिक्रियां करेंगे। उसके अलावा हम दूसरी अभिक्रिया में हम सिर्फ जो सेकंड मेथड है उसमें हम सिर्फ एक ही अभिक्रिया करेंगे, जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, और इस चैप्टर को हम महत्वों के साथ यहीं पर एंड करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आज का लास्ट लेक्चर अमीन्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं डायazonium लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं, आपका भाग 2। क्योंकि भाग 1 में मैंने आपको 2 अभिक्रिया बताई थी, इसलिए इस लेक्चर का नाम है भाग 2। अब 2 अभिक्रिया करने के बाद ये जो अभिक्रिया है ये आपकी तीसरे नंबर की अभिक्रिया है। क्या नंबर है इसका? तीसरा। तीसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन का फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, फ्लोरीन के द्वारा, फ्लोराइड के आयन के द्वारा हम प्रतिस्थापन की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लेके चलना पड़ेगा? हमें यहाँ पर फ्लोरोबोरिक अम्ल को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लो, आपको लेना पड़ेगा बेंजीन का डायazonium क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन का डायazonium क्लोराइड बोलो, या कोई भी एरोमेटिक डायazonium क्लोराइड बोलो। ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवानी किसके साथ है? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? ये हुआ मेरा Ar मतलब एरोमेटिक, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मतलब डायazonium क्लोराइड। यही हुआ ना? इसकी अभिक्रिया मैं करवाऊंगी HbF4 के साथ। इसका नाम पता है आपको क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हाइपो बोरोन फ्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Ar N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों उत्पाद आपको ये नहीं मिला है, लेकिन आप ये देखोगे कि जब यहाँ पर फ्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो ये आपका H जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर BF4 जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये बना देगा Ar N2 पॉजिटिव और BF4 आपका नेगेटिव। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये अभिक्रिया में हमें जो उत्पाद चाहिए ये वो उत्पाद नहीं है ना वो उत्पाद। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस अभिकर्मक को
अपघटित करने के लिए यहाँ पर हमको इसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के बाद ये क्या होगा, ये बनाएगा आपका ARF, ठीक है, जो आपका मेन प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमें जो अभिकर्मक के रूप में मिलेंगे वो मिलेंगे BF3 और N2, ठीक है। तो ये ARF कब मिला, जब आपने इसको गर्म किया। तो गर्म होने के बाद ये ARF में विघटित हो गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसके साथ हुई, ये हुई आपकी फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्लियर है बच्चों। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल के बाद ये आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। आपको इसको गर्म करना होगा। गर्म करने के बाद ये आपको ARF देगा और ARF में ये विघटित हो जाएगा। तो यहां बना क्या, ARF बोरोन का ट्राइफ्लोराइड, इसको हम बोलेंगे बोरोन का ट्राइफ्लोराइड, और N2 क्या होती है, N2 होती है आपकी नाइट्रोजन। इतना क्लियर। तो ये हो गया BF3 प्लस आपका N2। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन किया। इससे पहले जो मैंने प्रतिस्थापन किया था वो मैंने हलाइड आयन के द्वारा, साइनाइड आयन के द्वारा और आयोडाइड के द्वारा किया था। तो साइनाइड, आयोडाइड और ये तीसरा आपका हो गया फ्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे H के द्वारा प्रतिस्थापन। तो H के द्वारा प्रतिस्थापन आपका जब भी होगा ना, वो आपका वीक सॉल्ट्स की प्रेजेंस में होगा। हम यहाँ पर दुर्लभ यहाँ पर लवण लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चले H3PO2, ठीक है, ये होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और आपने लिया इथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपको फॉस्फोरस एसिड देगा और इथेनॉल आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप H के द्वारा प्रतिस्थापन करते हो। तो देखो अभिक्रिया होती कैसे है, आप कोई भी डायअजोनियम लवण का एरिन लेके चले, एरिन डायअजोनियम लवण लेके चले, आपने उसमें क्या ऐड किया, H3PO2, यहाँ क्या ऐड किया, CH3CH2OH। यहाँ पे हमको वाटर भी लेना पड़ेगा, ये वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ARH प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3। यहां बनेगा ARH प्लस N2 प्लस HCl प्लस CH3 CHO। तो आप देख सकते हो ये आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो गया, और ये आप लेके चले थे इथेनॉल। ये क्या लेके चले थे, इथेनॉल। इथेनॉल किस में परिवर्तित हो गया, इथेनॉल में परिवर्तित हो गया। तो ये होता है आपका H के द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोजन के द्वारा जब आपका प्रतिस्थापन होगा तो इथेनॉल इथेनॉल देगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपका फॉस्फोरिक एसिड अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन। पांचवी अभिक्रिया है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। सब जानते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। तो अब प्रतिस्थापन किसका करना है, OH समूह का मुझे प्रतिस्थापन करना है। तो देखो अगर यहां पर आपको OH वाले समूह का प्रतिस्थापन करना है तो लेके क्या चलो, लेके चलो Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। OH को लाना है तो H2 डालना पड़ेगा, जल अपघटन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, ये आपका जल अपघटित होके हाइड्रोक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो हुआ क्या, Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको मैंने क्या बोला,
एरोमेटिक डायazonium क्लोराइड। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, मैंने वाटर बोला क्योंकि मेरे को OH ग्रुप को प्रतिस्थापित करना है तो मुझे जल को ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि जिसको प्रतिस्थापित करना है ना AR के साथ सीधा उसको लगा दो, ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो AR के साथ कौन जुड़ा, OH जुड़ा। अब सारी अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, सारी अभिक्रिया हम नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन करना है मतलब यहाँ कौन आएगा, N2, और बचा कौन, HCl। ठीक है, तो अब ये कौन से ग्रुप का प्रतिस्थापन हुआ बच्चों, ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन हुआ। इतना क्लियर है, आई होप बहुत इजी टॉपिक है, सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन से नंबर की अभिक्रिया थी, ये थी हमारी 5वें नंबर की अभिक्रिया जिसमें हमने नाइट्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित किया। अब मुझे बात करनी है लास्ट अभिक्रिया की, जो नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की 6th अभिक्रिया है, और 6th अभिक्रिया क्या है, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। किसका प्रतिस्थापन करना है, NO2 समूह का प्रतिस्थापन करना है। तो पहले NO2 समूह को कुछ लेके चलना पड़ेगा तभी हम उसका प्रतिस्थापन कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमको NO2 समूह का अभी प्रतिस्थापन करना है तो NO2 समूह को लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिसमें आपका NaNO2 या NO2 आता हो। ठीक है, तो देखो 2 स्टेप में इस अभिक्रिया को करेंगे। पहली स्टेप, सबसे पहले हम जो हमारा एरोमेटिक डायazonium लवण है, एरोमेटिक डायazonium सॉल्ट है, उसकी अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाएंगे। किसके साथ करवाऊं, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ उसकी अभिक्रिया करवानी है। अभी मैंने पिछली अभिक्रिया में आपको बताया था फ्लोरोबोरिक होता है आपका HbF4। ठीक है, ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 जब आप परफॉर्म करोगे तो आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, क्योंकि आपको NO2 ग्रुप को प्रतिस्थापित करना है तो आप इसकी अभिक्रिया किसी नाइट्रस के अम्ल से कराओगे। किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। तो हमको क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है सोडियम नाइट्रस अम्ल। किसकी उपस्थिति में, सोडियम नाइट्रस अम्ल को लेके चलना है हमको कॉपर की ही उपस्थिति में। क्लियर है, चलो करते हैं हम इस अभिक्रिया को एकदम स्टेप वाइज। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले यहां ले लो डायazonium क्लोराइड, कौन सा, एरोमेटिक वाला। ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डायazonium क्लोराइड हो गया, बेंजीन की रिंग के ऊपर है, इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, बेंजीन डायazonium लवण, सॉल्ट मतलब लवण। पहली स्टेप में मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओ, HgF4 मतलब आपका फ्लोरोबोरिक अम्ल जो होता है उसके साथ करवाओ। देखो जब ये अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ हमारी हुई तो उत्पाद क्या मिलेगा, N2 तो पॉजिटिव होगा और प्यारे बच्चों ये HCl को लेके उड़ जाएगा और BF को इसके ऊपर छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये N2 का BF जो है ये इसका बॉयफ्रेंड हो गया, क्योंकि पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव को कनेक्ट होना है, तो नाइट्रोजन के साथ उसका बॉयफ्रेंड जुड़ गया, BF4 नेगेटिव उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि पॉजिटिव को हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव की आवश्यकता होती है। हो गई मेरी स्टेप 1 कंप्लीट। यहां मैंने किया स्टेप 1 को कंप्लीट। अब देखिएगा स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। मैंने बोला कि मुझे इसके ऊपर NO2 ग्रुप का प्रतिस्थापन करना है ना, NO2 समूह लेके आना पड़ेगा।
अभी इस पे NO2 तो आया नहीं है, तो अगर इस पे आपका NO2 समूह नहीं आया है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास NaNO2 है और किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवानी है, इसको आपको गर्म करना है कॉपर की उपस्थिति में। NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात यहां पर आपको क्या मिलेगा, इस रिंग के ऊपर आपको NO2 ग्रुप मिलेगा, साथ में N2 हमारी बाहर निकल जाएगी और BF3 हमारा बाहर निकल जाएगा। सॉरी, BF3 क्या करेगा, ये BF4 Na के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, तो ये हो गया NaBF4। N2 तो निकलेगी, साथ में यहां निकलेगा NaBF4। तो देखो प्रतिस्थापन किसका हुआ, NO2 ग्रुप का प्रतिस्थापन हुआ, मतलब NO2 ग्रुप आपका इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर आ गया डायज़ोनियम लवण से। लेकिन करने की आवश्यकता कितनी स्टेप्स में पड़ी, 2 स्टेप्स में पड़ी। पहले BF4 लाना पड़ा, बाद में NaNO2 को डालना पड़ेगा। अब बच्चों कॉपर यहाँ पर कहीं कुछ नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कॉपर को हमने एक उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया था। इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी रोल है कि अगर कॉपर नहीं डालोगे तो यह अभिक्रिया ऐसे नहीं चलेगी। तो कॉपर किसका काम कर रहा है, कॉपर यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये बाकी बची हुई 4 अभिक्रिया मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करवाई। टोटल मैंने नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन से 6 अभिक्रिया करी। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पहला मैंने प्रतिस्थापन किया किसका, हाइड्रोक्सिल और साइनाइड समूह का। जब मैंने हाइड्रोक्साइल और साइनाइड समूह का प्रतिस्थापन किया था, मैंने आपको 2 तरीके से बताया था। एक मैंने ताम्र चूर्ण लिया था और एक मैंने CuCl2 को HCl के साथ, CuCN को HCN के साथ। तो पहली अभिक्रिया जिसमें कम प्रोडक्ट्स मिले थे उसको हमने बोला था सैंडमेयर की रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा मिल गए उसको हमने बोला गेटरमैन की अभिक्रिया। तो हमने बोला कि गेटरमैन की अभिक्रिया की लब्धि हमारी पहले वाली अभिक्रिया से ज्यादा है। ठीक, उसके बाद सेकंड अभिक्रिया मैंने कौन सी बताई आपको, आयोडाइड के साथ, थर्ड फ्लोराइड के साथ, फोर्थ हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, फिफ्थ हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन और सिक्स्थ NO2 समूह का प्रतिस्थापन। तो ध्यान ये रखो कि प्रतिस्थापन जिसका लिखा हुआ है हमें क्या करना है, AR के साथ उसको जोड़ना है। AR के साथ जोड़ के N2 को हमको बाहर निकाल के फेंकना है। क्लियर? तो डायज़ोनियम लवण की नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा अभिक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है आपकी अगली अभिक्रिया। ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में हम डायज़ोनियम जो ग्रुप है आपका उसको रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन का मतलब होता है कि उस ग्रुप को हमको सुरक्षित करके रखना है। इस अभिक्रिया में ज्यादा हमारे पास में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ भी टिपिकल नहीं है। एक सरल सी अभिक्रिया है जिसका नाम होता है युग्मन अभिक्रिया। क्या नाम होता है, युग्मन अभिक्रिया। अब इस युग्मन अभिक्रिया में आप क्या करते हो, देखो डायज़ोनियम ग्रुप तो आप जानते हो आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, होता है ना। ये इस N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आप सुरक्षित करके चलते हो और युग्मन अभिक्रिया जब आप करवाते हो तो यही एक अभिक्रिया है जिसमें आपका ये डायज़ो जो ग्रुप है हमेशा सुरक्षित रहता है। तो देखते हैं कि युग्मन वाली अभिक्रिया हमारी कैसे होगी। तो ये अभिक्रिया कौन सी है जिसमें हमारा डायज़ो समूह क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित रहने को हम इंग्लिश में कहते हैं, इसमें हम करवाएंगे इसका रिटेंशन। क्लियर बच्चों? तो चलिए इस अभिक्रिया को करते हैं। अब बच्चों हमने क्या बोला कि हम ये अभिक्रियाएं कैसे करवाएंगे, इसमें हम एक ही अभिक्रिया करेंगे जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे, इस रिटेंशन में हमेशा जो आपका डायज़ो ग्रुप है ना, डायज़ो ग्रुप कौन सा होता है आपका, ये N2 वाला, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। तो सुरक्षित रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद में हम ये देखेंगे कि जो N2 वाली प्रॉपर्टी है N और N कंबाइन हो जाए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इसकी अभिक्रिया आपको क्या पढ़नी है, इस अभिक्रिया का नाम है युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, तो युग्मन अभिक्रिया में देखिए होगा क्या, पहली चीज तो युग्मन शब्द का मतलब है कि ये आपके दो चीजों के संयोजन से बनेगी।
कैसे बनेगी? दो चीजों के संयोजन से बनेगी। क्लियर? अब दो के संयोजन से यहां पर जो उत्पाद प्राप्त होगा ना आपको, वो बच्चों आपकी कलरफुल डाइज होती हैं, हमेशा रंगीन कलर की होती है, और उसमें आपका N वाला जो ग्रुप है वो भी हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। तो संयोजन से बनेगी आपकी, कैसा बनेगा? रंगीन डाई बनेगी। और ये रंगीन डाई कैसी होगी? क्योंकि ये योगज से बन रही है, युग्मन अभिक्रिया से बन रही है, तो ये जो आपकी रंगीन डाई बनेगी यहां पर, ये आप रंजक के रूप में प्रयोग में ले सकते हो। इसको हम कैसे प्रयोग में ले सकते हैं? रंजक के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। क्लियर है इतना बच्चों? चलो तो देखते हैं कि कैसे होगी ये अभिक्रिया। आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको बेंजीन का कोई भी डायजोनियम सॉल्ट आप यहां पर लेके चल सकते हो। तो बेंजीन का आपने कोई भी यहां पर डायजोनियम सॉल्ट लिया, पहले उसकी अभिक्रिया आपको करवानी है फिनोल के साथ। किसके साथ करवाओगे? फिनोल के साथ। दूसरे में इसकी अभिक्रिया कराओगे आप एनिलिन के साथ। ठीक है। अब फिनोल क्या होता है? फिनोल का मतलब होता है बच्चों की आपकी जो ये बेंजीन की रिंग है ना, इसके ऊपर OH लगा हुआ, और दूसरा होता है आपका एनिलिन, मतलब रिंग के ऊपर NH2। तो जब आप इन दोनों के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो यहाँ पर आपको डायअज़ोनियम जो ग्रुप मिलते हैं वो आपको दो चीजों के संयोजन से, युग्मन से मिलते हैं, और युग्मन से मिलने के बाद ये जो दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं ना, ये आपकी कलरफुल डाइज बनाते हैं। कलरफुल डाई मतलब कि यहाँ पर एक डाई बनेगी आपकी नारंगी रंग की और एक बनेगा आपका रंजक पीले रंग का। ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगी, नाम है इसका युग्मन अभिक्रिया। तो हमें क्या करना है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हम लेके चलेंगे। अब बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है बेंजीन का डायज़ोनियम क्लोराइड। आप देख सकते हो दोनों ही आपके बेंजीन के डायज़ोनियम लवण हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस लवण को बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं युग्मन की अभिक्रिया, मतलब दो के संयोजन से यहाँ पर आपको कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों का नाम हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब क्या देखोगे आप, इस अभिक्रिया में आप देखोगे कि ये जो आपकी दोनों बेंजीन की रिंग्स हैं, ठीक है, ये दोनों एन डबल बॉन्ड एन के थ्रू आपकी कंबाइन हो जाएगी, दोनों युग्मन कर जाएंगी। ठीक है, और OH ग्रुप आपका यहीं लगा रहेगा और साथ में आपका Cl नेगेटिव और H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इस अभिक्रिया में भी देखोगे कि दोनों बेंजीन की रिंग कंबाइन हो जाएंगी। बॉन्ड में यहां पर लगा देती हूं एन डबल बॉन्ड एन, और इस अभिक्रिया में भी आप क्या देखोगे, NH2 ग्रुप आपका यहीं रहेगा, साथ में यहां पर क्या होगा, NH2 के साथ NCl आपका आया है, तो NH2 और बाहर क्या निकलेगा, Cl और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर है?
ठीक है, मैंने क्या किया, युग्मन का मतलब है कि मुझे इन दोनों रिंग्स को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो मेरे को इसको N डबल बॉन्ड N को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने दोनों रिंग्स को कंबाइन करके यहाँ पर कैसे N डबल बॉन्ड N को जोड़ा है। यहाँ पर N है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ भी N है, यहाँ भी डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब दोनों उत्पादों में देखो कि ये दोनों रिंग्स आपकी कंबाइन हो गई, N डबल बॉन्ड N बीच में आ गया। ये क्या है आपका, ये है फिनोल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलिन, ठीक है। देखो युग्मन का मतलब है कि दोनों का संयोजन कर दो, तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो N डबल बॉन्ड N के साथ वो जुड़ जाएगा, Cl और H2O बाहर निकल जाएगा, OH एज इट इज लगा हुआ है। इसको भी जोड़ोगे तो N डबल बॉन्ड N से जुड़ जाएगी, NH2 आपका एज इट इज लगा हुआ है। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट बना आप देखोगे, इसका नाम है पैरा, ठीक है, पैरा पे पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, पैरा आपका हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम है, तो एजोबेंजीन ये रहेगा ही रहेगा। तो इसका नाम क्या हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दो बेंजीन है, N डबल बॉन्ड N ने उसको जोड़ रखा है, तो मैंने इसका नाम क्या दिया, मैंने इसको नाम दिया एजोबेंजीन। तो इसका नाम हुआ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। अब इसके पैरा पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो आपका यहां पर पैरा पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और NH2 ग्रुप को आप जानते हो हम अमीनो कहते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। किया हमने बहुत सिंपल काम, हमने बेंजीन का डायजोनियम क्लोराइड लेके चले, उसकी एक बार अभिक्रिया फिनोल के साथ कराई, एक बार एनिलिन के साथ कराई, क्योंकि अभिक्रिया का नाम युग्मन अभिक्रिया है, दोनों N डबल बॉन्ड N कनेक्टेड हो गए, और पैरा पोजीशन पे एक में OH है, एक में अमीनो है, और आपका बना यहाँ पर अजोनियम सॉल्ट बना, अजोबेंजीन बना। अब रिएक्शन का नाम क्या था, रिएक्शन का नाम था हम वो अभिक्रिया करेंगे जिसमें हम एजो ग्रुप का रिटेंशन करेंगे, एजो ग्रुप को हमेशा बचा के चलेंगे। तो देखो N डबल बॉन्ड N जो होता है ना वो आपका एजो ग्रुप होता है, एजो ग्रुप बिल्कुल सुरक्षित रहा, एजो ग्रुप पे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आई, हमने उसका रिटेंशन करके प्रोडक्ट बनाया। अब मैंने आपको बोला कि युग्मन अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं ना वो डाई बनती है, एक बनती है नारंगी रंग की डाई और एक बनती है आपके पीले रंग की डाई, ठीक है। तो ये जो बनी है ना बच्चों ऊपर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये बनेगा आपका नारंगी रंग का रंजक, और ये जो नीचे बना है ना NH2 वाला, ये होता है आपका पीले रंग का रंजक। तो एक रंजक बना नारंगी रंग का, एक रंजक बना मेरा पीले रंग का, तो दोनों आपकी रंजक के रूप में यूज होती है, डाइस के रूप में यूज होती है। एक बनती है ऑरेंज कलर की डाई, एक बनती है आपकी येलो कलर की डाई, और दोनों में आपका जो N डबल बॉन्ड N है वो कंबाइन हो जाता है। हमने हमेशा एजो ग्रुप को क्या करा, प्रोटेक्टेड करके रखा। क्लियर। तो सबसे आसान युग्मन अभिक्रिया, डायग्राम देखने में जितना टिपिकल होते हैं रिएक्शंस को करने में उतनी ही आसानी होती है। तो क्लियर। तो जब मैं बात करूंगी नारंगी रंग की डाई की या नारंगी रंग के रंजक की, तो आप बोलोगे कि वो OH वाला समूह है, और जब मैं पीले रंग की डाई की बात करूंगी तो वहां पर आपको बोलना है कि वो अमीनो वाला आपका रंजक है। क्लियर। तो यहां पर हमारी डायजोनियम सॉल्ट की पूरी अभिक्रियाएं खत्म हुई। अब हमें इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और गिवन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डायजोनियम लवणों का महत्व। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे हो गए हमारे डायजोनियम सॉल्ट्स। दो चीजें हुई ना, एक हुए आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक हो गए आपके डायजोनियम सॉल्ट। अब आपने क्या देखा
कि जब भी आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हो ना, तो आप उसमें सीधा फ्लोरीन, सीधा क्लोरीन, सीधा ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड या NO2 ग्रुप को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। अभिक्रिया को करवाने में दिक्कत आती है। लेकिन मैंने अभी आपको डायजोनियम लवण की इतनी सारी अभिक्रिया बताई जिनमें आपने देखा कि हमारा कोई भी X नेगेटिव है ना, हम उसको आसानी से प्रतिस्थापित करके अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें किसी भी ग्रुप को डायरेक्ट अटैच करना मुश्किल होता है, लेकिन हम डायजोनियम लवण में उसको डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। और जितनी भी अभिक्रियाएं यहाँ पर होती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है। तो हम क्या बोलेंगे, समूह जैसे, कौन से समूह, एक हो गया आपका F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, या फिर आपका NO2 समूह। ये सारे समूह अभी हमने प्रतिस्थापित करे। इन समूहों को सम्मिलित करवाना, किसमें सम्मिलित करवाना, सम्मिलित करवाना सीधा एरोमेटिक कंपाउंड्स में, मतलब एरोमेटिक यौगिकों में मुश्किल है। इनको सीधा सम्मिलित कराना बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट आप इनको नहीं लगा सकते। ठीक है, कुछ को आप डायरेक्ट लगा सकते हो लेकिन कुछ को लगाना मुश्किल होता है, तो उनको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो अगर आप उनको एरोमेटिक यौगिकों में सीधा नहीं लगा सकते तो आपको क्या करना होगा, हमको उसको डायअज़ोनियम सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं डायअज़ोनियम लवण, उसमें परिवर्तित करके सम्मिलित करवाना होगा। ठीक है, पहले हम उसको डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लेके आएंगे और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम उसको सीधा उस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो टॉपिक का नाम है कि एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डायअज़ोनियम लवण की महत्वता क्या है, कि जब तक उसको रिंग के ऊपर आप डायअज़ोनियम लवण N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं लेके आते तो डायरेक्टली इनको इंट्रोड्यूस आप नहीं कर सकते हो। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप कोई यौगिक बनाओगे किसी भी लेबोरेटरी में तो आपको उनको पहले N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना ही होगा। इतना क्लियर बच्चों? चलिए, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हम डायअज़ोनियम लवण की उपयोगिता के बारे में जानेंगे और आप देखोगे कि अभिक्रिया कैसे हुई, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो एक प्रश्न आपको गिवन है, 4 नाइट्रोटोल्यूइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगी। क्वेश्चन जब समझाऊंगी तो सारे जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके इसमें इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ के करना है। ठीक है, तो देखो होगा क्या। पहले बात हुई है 4 नाइट्रोटोल्यूइन की। ठीक है, टोल्यूइन का मतलब होता है रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, याद आ गया। 4 पे नाइट्रो है तो 1 2 3 4, मैंने 4 पे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया 4 नाइट्रो टोल्यूइन। अब बच्चों इस सब से जो लेके आना है ना, ये तो आपका अभिकर्मक में लेके चल रही हूं, मेरे को उत्पाद चाहिए 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, इसको मैं यहां बना रही हूं। ठीक है, रिंग के ऊपर अगर COOH लगा हुआ है तो वो बेंजोइक एसिड होता है, याद है आपको। और 2 पे ब्रोमो है तो ब्रोमो को मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा। ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, यहाँ पे ये नंबर हो गया 1 2 3 एंड 4। इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक, अब करना क्या है ये समझना, मुझे यहां से यहां पर पहुंचना है। ठीक है, यहां से मुझे यहां पहुंचना है। तो देखो इस CH3 की बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर Br कैसे लेके आए। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में Br2 को ऐड कर दो। जैसे ही इसमें आप Br2 डालोगे ना तो यहाँ क्या होगा,
रिंग के ऊपर CH3, यहां आ जाएगा आपका Br और यहां पर आपका NO2 लगा हुआ है। इतना क्लियर? अब करें क्या आगे? हम सोचें कि हमें करना क्या है, मुझे क्या करना है। मैंने Br तो लगा दिया, लेकिन मेरे को उसको COH बनाना है और इसको मेरे को NO2 बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस अभिक्रिया में डाला SnHCl। अब आपको पता है ये जो SnHCl है ना, ये एक अपघटन का काम करता है, रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया है कि NO2 का रिडक्शन करते हो तो NH2 ग्रुप आपका जो है अमीन ग्रुप जो है यहाँ पर बनता है। तो देखना होगा क्या, मैंने इसको ऐसा का ऐसा बना लिया। ठीक है, यहाँ मैंने Br भी लगा दिया और मैंने यहाँ पे कौन सा ग्रुप बना दिया, इसको NH2 बना दिया। तो NO2 से जब आप NH2 पे चले तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं अपघटन। क्लियर? तो ये आई आपकी पहली स्टेप, ये आ गई आपकी दूसरी स्टेप। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस NH2 को भी तो हटाना है। NH2 को मुझे यहाँ से बिल्कुल ही हटाना है। तो बिल्कुल ही हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डायजोनियम सॉल्ट बना देती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया में डाला NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ये डालने के पश्चात क्या देखोगे आप बच्चों, यहाँ है आपका CH3 लगा हुआ, Br यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो NH2 है ना, ये बन गया आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इतना क्लियर? ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमको ये अभिक्रिया में चाहिए ही नहीं। जो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है ना, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये तीसरी स्टेप के बाद मुझे चौथी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें डालना पड़ेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और H2O की प्रेजेंस में इसको करना पड़ेगा जल अपघटन। अगर आप ऐसा करते हो तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका CH3 है और Br और ये पूरा का पूरा वहां से हट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया, फोर्थ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे Br मिल गया, रिंग मुझे ऐसी की ऐसी दिख रही है, लेकिन मेरे को ये CH3 यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, COOH चाहिए। अब आपको पता है कि अगर CH3 को अगर आप ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण करवाते हो तो ये आपका COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे, जैसे कि KMNO4। तो KMNO4 डालते ही आपका ये जो CH3 है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका COOH में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए मैंने क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया। मेरे पास में 4 नाइट्रोटोल्यूइन था। ठीक है, मुझे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कराना था तो मैंने ब्रोमीन डाल दिया। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। NO2 को मेरे को कैसे भी करके हटाना है तो मैंने NO2 का रिडक्शन किया, अपघटन नहीं अपचयन किया। इसको वर्ड को सही कर लीजिए, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। तो NO2 में अगर मैंने SnHCl डाला तो ये ग्रुप मेरा NO2 आ गया। अब NO2 से NH2 तो मैंने बना लिया, लेकिन मुझे ये पता चला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको हटाना है। तो हटाने के लिए पहले मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, डायजोनियम सॉल्ट। तो स्टेप 1 में Br लगाया, स्टेप 2 में NH2 बनाया, स्टेप 3 में इसको डायजोनियम सॉल्ट बनाया, हटाने के लिए इसमें H3PO2 डाला, ये हो गई स्टेप 4। और हटने के बाद भी मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर CH3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे COOH चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको KMNO4 डाल के इसको मैंने ऑक्सीकृत करवा दिया। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन किया। अब बच्चों इस इकलौते क्वेश्चन में मैंने हर स्टेप में, मैंने कितनी स्टेप की, 5 की ना, 5 स्टेप में मैंने अलग अलग 5 कॉन्सेप्ट्स का यूज किया। अब ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना आपको भी आना चाहिए, और ये आपको तभी आएगा जब आप इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कोई भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपकी सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, गेटरमैन अभिक्रिया क्या होती है। हमेशा रिएक्शन को ऐसे उलझा के दिया होगा और उत्पादों को आपको पहचानना होगा। तो आई होप आज का हमारा लास्ट लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा किया और साथ में हमने ये देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डायज़ोनियम सॉल्ट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में पढ़ा, अमीन्स और डायज़ोनियम लवण, और हमने इसको सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, सारी इसके भौतिक गुण, सारी बनाने की विधियां, सब कुछ हमने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया। आई होप ये लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है।
तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, डीपीपी या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है आपका जैव अणु, जिसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो बच्चों, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हम आज के लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उनमें हम ये सब नहीं पढ़ेंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हम वहां पर बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।